53,600 के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये रही कि दिन के दौरान कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब कोई हमें कमज़ोरी की संकेत मिले हो। बाजार लगातार मजबूत रहा हो। निफ्टी बैंक हालांकि 400 अंक एक वक्त ऊपर था, लेकिन अभी 300-325 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और आज आयशर है 5% की तेज़ी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। लेकिन आईटी में भी अच्छी रौनक है। और आईटी में आप देखेंगे जो मिड कैप का जो खेमा है ना, वहां पर ज़्यादा रफ्तार है। और ये रफ्तार हमने पहले भी देखी है। आपको फोर्ज को आज देख लीजिए, एम्फेसिस को देखिए। एक लंबे अरसे तक हमने देखा कि केपीआईटी टेक के शेयर में ज़बरदस्त रौनक बनी रही, तो आईटी में वो हम मूव्स देख भी रहे हैं। टेक महिंद्रा का शेयर है 4% ऊपर। लेकिन कुछ कुछ रियल एस्टेट में भी अच्छा एक्शन है। आज फिर से हमने डीएलएफ को चलते हुए देखा। 620 रुपए के आंकड़े को भी डीएलएफ ने पार किया और वहां पर रफ्तार लगातार बनी हुई है। ओबरॉय रियल्टी के शेयर को भी हम देख रहे हैं कि आज 5.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सुदीप, अगर रियल एस्टेट में किसी को अगर कुछ ट्रेड करना हो तो आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? क्या कुछ मौके हैं या चूंकि स्टॉक्स ज्यादा भाग गए हैं तो अब चेज नहीं करना चाहिए? अभिषेक, अगर हम निफ्टी रियल्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी रियल्टी में ये लेवल हमने पिछले मेरे ख्याल से 2009 2008-9 के आसपास, मतलब ये 14-15 साल का एक ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। इतना 14-15 साल एक साइडवेज जो इंडेक्स ने ट्रेड किया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एंड एक एक चीज और हमें ये याद रखनी चाहिए कि वो जो पिछला जो 2008 से लेके 2016 का टाइम था, वहां पे जो रियल एस्टेट कंपनीज ये इंडेक्स में थी, वो मतलब इनकी जो अब फंडामेंटल जो साइड से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि देवर ऑफ लेसर फंडामेंटल्स। एंड अब जो कंपनीज आ रही है जैसे ओबेरॉय रियल्टी, शोभा, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे। तो ये काइंड ऑफ एक टेक्नो फंडा ये पिक हो जाती है ये सारी स्टॉक्स की। एंड इसमें मुझे लग रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी फिलहाल जो हिसाब से भाग रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है और भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि जो लास्ट 15-20 दिन में एक मूव आया है अच्छा सा, उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पे जैसे ओबेरॉय रियल्टी है, शोभा डेवलपर्स है, ये दोनों स्टॉक्स, इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये भाव से भी। तो अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की मैं यदि बात करूं पोजिशनली, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जो पिछले जो जुलाई अगस्त और सितंबर में जो स्विंग हाइज बनाए थे 1750 के आसपास के, अब स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना हुआ है ये स्टॉक में। डेली, वीकली, मंथली सब टाइम फ्रेम्स पे एक अच्छा सेटअप हमें नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज को करंट रेट से बाई किया जा सकता है 18-20 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड शॉर्ट कवरिंग मूव आप कहिए या फिर एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे ऊपर के लेवल पे कहिए, ये मुझे लग रहा है 2030 के करीब ये मोमेंटम ये स्टॉक को लेके जा सकता है। साथ साथ में शोभा डेवलपर्स, प्रेस्टीज, ये सारे स्टॉक्स, मतलब पूरा रियल एस्टेट पैक अच्छा लग रहा है। टॉप ये जो 3-4 स्टॉक्स है जहाँ पे फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छे इनफैक्ट, एंड टेक्निकल सेटअप भी ब्रेकआउट के और है, मतलब डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में मौजूदा भाव से भी या फिर कोई भी छोटे से डिप पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो जो थोड़े से छोटी जो कंपनियां हैं, शोभा हो, प्रेस्टीज का भी नाम लिया, और ये दोनों के दोनों ये बेंगलोर बेस्ड है। हालांकि अब पैन इंडिया प्रेजेंस की कोशिश कर रही हैं कंपनियां। आपने देखा होगा प्रेस्टीज ने कुछ दिनों पहले मुंबई में भी एक ज़मीन एक्वायर की थी, तो आपको ये नज़र वहां पर होनी चाहिए। लेकिन तेज़ी हर तरफ है। 3% की तेज़ी हम शोभा डेवलपर्स के शेयर में भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ और ज़रा मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट को अगर हम खंगालेंगे तो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में आज 12-13% के आसपास की हम तेज़ी देख रहे हैं। और वजह यह है कि एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में ये शेयर शामिल हो गया है। निश्चित तौर पर फंड्स का फिर फ्लो बढ़ जाता है, अलोकेशन बढ़ जाता है, तो उसके चलते ये शेयर चल भी रहे हैं। और ये इस तरह की तेज़ी आज हम सुजलॉन में भी देख रहे थे शुरुआती सत्र में। चोपड़ा साहब, जो रिवीजन ये हुआ है एमएससीआई का, आपकी नज़र कहाँ पर गई है? कुछ ऐसे स्टॉक्स जो थोड़े स्टैंड आउट करते हों, जहाँ पर अब चूंकि सीधा सीधा फायदा ये होता है कि फंड्स के रडार पर ये शेयर आ जाते हैं, तो निवेश आ जाता है एज अ बास्केट। कोई स्टॉक पिकिंग के लिए कुछ स्टॉक्स बताएंगे इसमें से आप? अभी डिम्पी बात कर रहे थे सुजलॉन के बारे में, तो मैं सुजलॉन के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, टर्न अराउंड हो रहा है इस कंपनी में कंप्लीटली। हमने देखा था रादर
एक समय था जब हम 300 पे सुजलॉन होता था, तब हम रिकमेंड किया करते थे। तुलसी तांटी जी पोस्टर बॉय होते थे रिन्यूएबल एनर्जी के, और जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार हुआ इस कंपनी का, उसी प्रकार से डाउनफॉल हुआ, क्योंकि डेट ओवरहैंग बहुत था। मगर इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज ओवर भी हुआ, सन फार्मा प्रोमोटर्स के पास ये कंपनी चली गई, और इसकी वजह से पहली चीज जो डेट ओवरहैंग था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। दूसरी चीज, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया एग्जीक्यूशन पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे पैसे की कमी की वजह से, अब वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो पैसा एक्चुअली बुक्स में आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि कितनी एफिशिएंट और कितनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है सन फार्मास्यूटिकल्स की। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट चेंज ओवर की वजह से काफी फर्क आया है, और ये कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको ये दोबारा से 100 पे 150 पे भी दिखे, और धीरे धीरे इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होते चले जाए। हमने देखा है एक बहुत अच्छी खासी इसमें तेजी बनी है, तो मुझे लगता है इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी। और डिम्पी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि टर्न अराउंड स्टोरी है। तो जैसे जैसे इसके रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखेंगे, अभी आपको इसकी प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा दिख रही होगी, मगर जैसे ही रेवेन्यूज इनके ऐड होंगे, क्योंकि केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि खास करके विंड एनर्जी में जो केपेक्स हेवी सेक्टर है, बहुत केपेक्स लगता है, तो केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से सेल्स नंबर्स बेहतर होने चाहिए। लगभग अभी 6,000 करोड़ के लगभग की सेल्स इन्होंने दिखाई है सालाना, तो मुझे लगता है कि ये 6,000 धीरे धीरे 8,000 9,000 10,000 करोड़ तक जाएगी, और जो कैश ऑन बुक्स है वो बढ़ता चला जाएगा। और मेरा ये मानना है मैनेजमेंट की बदलाव की वजह से काफी एफिशिएंसी आई है, जो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है पहले से। तो अच्छी संभावना है कि यहाँ से एक मल्टीबैगर स्टॉक ये बन सकता है। तो इस समय सुजलॉन का फंड्स के नजरों में आना, और यहाँ से भी अगर अच्छी बाइंग होगी, एमएससीआई में आने की वजह से बाइंग तो होगी, तो मुझे लगता है सुजलॉन इज अ गुड पिक विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो किसी भी गिरावट में खरीदे, मैं दोबारा से बोलता हूँ, किसी भी गिरावट में सुजलॉन को खरीदे। ठीक है, निश्चित तौर पर सुजलॉन हमने देखा है कि 10 रुपए से नीचे का भाव हो गया था। कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक की जो कैटेगरी होती है उसमें इसका नाम लिया जाने लगा था, लेकिन कुछ सरकार की पॉलिसीज और कंपनी के अपने एफर्ट दोनों काम आए, और कहीं ना कहीं हम ये बहुत ही बढ़िया रिवाइवल देख रहे हैं। और हम परंपरागत जो ऊर्जा के जो क्षेत्र होते हैं उससे निकल कर कहीं ना कहीं विंड एनर्जी पर फोकस सरकार का ही बढ़ा, और उसका फायदा इसको मिल रहा है। 40 रुपए का भाव हम देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर कई बार ना अगर कोई बहुत टाइम के बाद अगर मार्केट में आ रहा हो और सुजलॉन को ट्रैक कर रहा हो तो शायद यकीन ना हो, लेकिन अब ये फंड्स के निशाने पर भी ये अब शेयर होगा सुजलॉन का। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में जरा व्यू लेते हैं। कपिल, जरा आप सांघवी मूवर्स के शेयर को देखिए, क्रेन वाले बिजनेस में है, और नतीजे जो आए थे हाल फिलहाल बहुत अच्छे आए थे, और हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। निश्चित तौर पर एक प्री इलेक्शन ईयर में कहीं ना कहीं ये फोकस में रहेगा, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो पूरे भी करने होते हैं, तो वैसे तो स्वीट स्पॉट में है, लेकिन आपको शेयर कहाँ तक ही जाता हुआ दिख रहा है? मल्टीबैगर साबित हुआ है, महीने भर में 20% के आसपास की रफ्तार दिखाई है, यहां से कितनी स्टीम अभी बाकी है, आपको क्या लग रहा है? मोर से जो ब्रॉडर चार्ट का एनालिसिस करें, तो जो मैं पैटर्न का जिक्र मैं थोड़े टाइम पहले कर रहा था, वही पैटर्न इसमें भी रेप्लिकेट हो सकती है। स्टॉक का हम ब्रॉडर चार्ट देखें तो उसका पहला हाई 2008 में हमें दिखने मिला था, और 2008 या फिर 2015 की जो हाईज थे वो ब्रेकआउट हमें 2023 में आते हुए दिखने मिले थे। तो सेम स्ट्रक्चर के बड़ा बेस बना हुआ है, यानी ये सेटअप आप रियलिटी स्टॉक्स में या फिर जो कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर के जो रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे काफी ज्यादा हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक ने ब्रेकआउट किया हुआ है, और शॉर्ट टर्म में भी हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी तेजी आई हुई है, लेकिन अच्छी तेजी के बाद में कुछ एक ऐसा पड़ाव था जहां पे स्टॉक ने काफी हफ्तों तक कंसोलिडेट किया था। आई थिंक 1-2 महीने प्राइसेस एक थम गए थे, और अभी इसका आज के दिन में फिर से ऊपर की ओर का रुझान हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल पैटर्न का जो हमारी मेजर रूल थियरी होती है कि 750 से 650 से लेकर 750 का जो उसका रेंज था, तो वो हम उसको शिफ्ट करते हैं ऊपर में टारगेट को, पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। तो करंट लेवल से भी इसमें और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है, और अपसाइड पोटेंशियल इसके 850 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। और रफ्तार बढ़ेगी, 800 का लेवल भी इसने पार किया है, लेकिन ये अभी थमेगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे ऐसे वजीन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जहां आपके लिए मौके बन सकते हैं, और कल के लिए बीटीएसटी ट्रेड्स पर भी फोकस करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। द
YLTP कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। शीर्षासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर, जो कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जब आज से कंपनीज की बात हो रही है तो कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में फिर डिस्कस करते हैं जो वास्तव में अपना डीएनए चेंज कर रही हैं। सुज़लोन की बात हुई, मिष्ठान स्वीट्स मैंने पहली बार सुना, मैंने देखा, मैं थोड़ी देर पहले उसी को रीड कर रहा था। काफ़ी अच्छी कंपनीज है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी दे रही है। एक और शेयर भी मेरी लिस्ट में है, मेरे को लग रहा है ये भी बदल रहा है। एक नहीं, बकायदा 2 हैं। और एक काम करता हूँ, मैं ज़रा दोनों ही विजय सर से डिस्कस करता हूँ। विजय जी, अभी ना वोखार्ड के नंबर आए। वोखार्ड आपको पता ही है कि इससे पहले बहुत अच्छी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है। उन्होंने अपने फिर वेटनरी वाला बिजनेस बेच दिया, कुछ प्रॉब्लम में फंसे शेयर, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुकी है। इस बार कंपनी ने घाटा कम किया, बीटा ज़्यादा अच्छा दिखाया। ये आपकी लिस्ट में फिट बैठता है? अगर ये नहीं बैठेगा ना तो एक दूसरी कंपनी और देता हूँ सर, वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। वहाँ पर भी इसी तरह के कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आप इन दोनों कंपनीज को ज़रा चेक कर लीजिए, वोखार्ड और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। जिस पे आपका कन्विक्शन लेवल हाई है, आप उसके बारे में हमको गाइड कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी वोखार्ड के कुछ फाइनेंशियल्स देख रहा था, तो इनका अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें तो थोड़ी बढ़त दिख रही है, क्योंकि अगर मैं जून क्वार्टर में जहाँ 644 करोड़ रुपए का सेल्स था, वो 753 करोड़ रुपए का हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है वो पहले जो लॉस था, नेट लॉस 136 करोड़ से लॉस अभी 73 करोड़ का हुआ है। मगर जो एनुअल बेस पे मैं देखता हूँ तो अभी थोड़ी बहुत ही उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। जहाँ पे मार्च 23 में 2651 करोड़ रुपए का सेल्स था, वो भी टीटीएम दिख रहा है करीब 2774 का। तो मोटा मोटी 100-125 करोड़ रुपए की यहाँ पे तेजी हुई है सेल्स में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो इस बात पे देखिए, अभी बहुत स्लो इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जैसे सुज़लोन में है, मगर संभावना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए और ये कंपनी टर्न अराउंड हो जाए। मगर अभी इसको नहीं लेना है, थोड़ा सा तेजी इसमें हो चुकी है। अगर हम देखें, इसने जो बॉटम लगाया था 144 रुपए का लगाया था, और ये मार्च में था, और मार्च से लेके अब तक ये लगभग 290 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गिरावट में यदि ये स्टॉक मिले तो ये एक अच्छी चॉइस होगी। इंडियाबुल हाउसिंग की जहां तक हम बात करें, तो अभी जो इंडियाबुल हाउसिंग में मैं रीड कर पा रहा हूँ, और जो मेरे कुछ मित्रगण हैं इंडस्ट्री में वो बताते हैं, तो इनकी काफी सारी डिलिक्वेंसीज थी, काफी सारे बैड लोन्स हो गए थे, जो अब रिकवरी होनी शुरू हो गई है। कुछ एक तो एनसीएलटी में भी चली गई कंपनीज, जहां पे लोग इन्होंने लोन्स दिए थे, तो अब रिकवरी हो रही है। तो इंडियाबुल हाउसिंग में भी संभावना है, और मुझे ये भी लगता है इंडियाबुल हाउसिंग जो है, कोई ना कोई बड़ा बैंक या कोई बड़ा एनबीएफसी इसको खरीद लेगा, तो ये बहुत अच्छा टेक ओवर कैंडिडेट है। एंड सिमिलरली वोखार्ड भी, तो हो सकता है कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी वोखार्ड को खरीद ले या इंडियाबुल हाउसिंग को खरीद ले, और इनके जो भी बैड लोन्स हैं, या जो भी जैसे सुज़लोन में हुआ, तो कहीं ना कहीं जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, या बड़ी बैलेंस शीट में आके कहीं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमने ये बात सत्यम और मेटस में भी देखा था। अगर आपको याद हो डिम्पी, आप तो मार्केट में थे उस समय पर, तो सत्यम में हुआ था, उसको टेक महिंद्रा ने फाइनली खरीद लिया था, और उसके बाद कंपनी टर्न अराउंड हो गई। तो ऐसा होता है कि ये ऐसी कंपनी जो कि खराब हो जाती हैं कर्जे की वजह से, या जो भी बैड मैनेजमेंट की वजह से, वो टेक ओवर कैंडिडेट्स बन जाती हैं। तो मुझे लगता है इंडियाबुल हाउसिंग और वोखार्ड दोनों टेक ओवर कैंडिडेट्स हैं, और मेरा कन्विक्शन वोखार्ड से ज्यादा है। अगर वोखार्ड आपको निचले स्तर पे दिखे तो लेना है, अभी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन संभव।
ठीक है, एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो है आइशर मोटर्स। मैं टेक्निकली ज़रा पता करता हूँ और ये बात होगी कपिल से। कपिल ज़रा आइशर मोटर देख के बताना। मैं इस पूरे 30 नवंबर तक इस शेयर को रखूँगा, एक्सपायरी तक। आज है 15 तारीख, तो डैट मीन्स 15 दिन मेरे पास और हैं। अगर मेरे को डिप में लेना तो भी गाइड कर दो, अगर मेरे को सामने पकड़ना है तो भी गाइड करो। और एक और बात, अगर आपको लग रहा है हाथ से निकल गया ना तो हम छोड़ भी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी दिव्य जी, यहाँ पे हम आइशर मोटर एक टाइम पे काफी सारा कंसोलिडेशन पैच हमें देखने मिल रहा था। बाकी के सारे टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स में हमें टू व्हीलर्स में स्पेसिफिकली हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही थी, लेकिन आइशर में काफी टाइम से सुस्त था। लेकिन अभी पिछले कुछ 8-10 दिनों से बहुत अच्छा स्पार्क देखने मिला हुआ है। स्टॉक ने वन वे 3200 के लेवल से लेकर 3855 के लेवल के यहाँ पे आ गया है। और जब भी आपकी रैली काफी अच्छी खासी आ जाती है और उसके बाद में जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना लगती है, तो कहाँ ना कहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक बाइंग क्लाइमेक्स जैसा भी सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। और जो अभी का जो स्तर है 3850 के लेवल के यहाँ पे, तो वो मुझे प्रायर के भी जो टॉप दिखने मिले थे वो 3850 के यहाँ पे ही दिखने मिले थे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक काफी एक्सटेंडेड हो चुका है। थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो उसके बाद में हम इसमें कुछ व्यू बना सकते हैं बाय का, लेकिन इस करंट लेवल पे तो बाय के लिए अवॉइड रहेगा। ठीक है, इस लेवल पे तो अवॉइड होगा। एक्चुअली आज हमने सुबह भी इसके बारे में पता किया था। हमने चॉइस रखी थी एक एनालिस्ट के सामने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किससे मैंने पता किया था। हमने पता किया था M&M और आइशर मोटर्स के बारे में। तो उस समय भी बात निकल के आई थी कि आइशर मोटर को रखा तो जाए बट थोड़ा वॉल्यूम कम करके लिया जाए। आज ये शेयर बहुत बढ़िया चला। M&M उतना नहीं चल पाया होगा, जरा स्क्रीन पे दिखाइए M&M को भी। M&M उतना नहीं चल पाया होगा। खैर, जब ऑटो की बात हो ही रही है ना, तो एक और कंपनी की बात भी कर लेते हैं। यस, ये आप देख रहे हैं M&M, ये अभी हरे निशान में टिका हुआ है, लेकिन आइशर एक तरफा चला आज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शेयर्स आपको दिख जाते हैं अगर आप अच्छे से उसको थोड़ा सा भी रीड करेंगे तो। बात हम कर रहे थे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की ना एक और कंपनी भी है जिसमें से निकल के एक IPO आ रहा है। एक्चुअली वो टाटा टेक का IPO है, वो 22 नवंबर को खुलने जा रहा है। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि कंपनी के आदान प्रदान होगा पब्लिक के लिए और कंपनी के लिए स्पेसिफिकली। बहुत बड़ा कोई एक मेजर टर्न अराउंड वाला शेयर नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों बाद टाटा की कोई कंपनी एक IPO लेके आ रही है। तो एक काम करते हैं, जरा अभिषेक से ना थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं कि कितना बड़ा IPO है, साइज़ वगैरह क्या है और कैसे शिफ्टिंग होगा एक दूसरे के अंदर। और उसका फिर विजय जी, अगर आपने इसको रीड कर रखा होगा तो थोड़ा आप भी हमको गाइड कीजिएगा कि IPO के अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। पहले अभिषेक, आप जरा इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि डिप पे आपने कहा कि काफ़ी सालों के बाद ये टाटा ग्रुप की तरफ से IPO आ रहा है, तो 19 साल के बाद ये IPO आ रहा है। 2004 में TCS के बाद टाटा की तरफ से कोई लिस्टिंग नहीं हुई है बाजार में, और इसके चलते इसको लेकर उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। अब काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी हो रहा था, आखिर में अब तारीख का ऐलान हो गया है। हालांकि अभी भी प्राइस बैंड क्या होगा, कितने का साइज़ है इसका, उसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है सामने, लेकिन बाकी जानकारी उन्होंने शेयर की है कि 22 से 24 नवंबर तक ये IPO खुला रहेगा। और इसमें प्रमोटर जो हैं टाटा मोटर्स, कुछ और निवेशक भी हैं जो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचेंगे। टाटा मोटर्स की कंपनी में करीब 75% के आसपास का हिस्सा है और करीब 4.5 करोड़ टाटा मोटर्स अपनी बेचेगी, और वो इक्विटी के हिसाब से देखें तो 11.5% के आसपास का हिस्सा हो जाता है। अगर हम बाकी निवेशकों की बात करें तो टाटा मोटर्स की करीब 75% होल्डिंग है, 11% बेच रहे हैं। अल्फा TC होल्डिंग की करीब 7.25% हिस्सा है, वो बेचेंगे करीब 2.5%। और टाटा कैपिटल ग्रोथ की 3.5% के आसपास की होल्डिंग कंपनी में वो डाइल्यूट करेंगे 1.25% के आसपास। तो ये मोटे मोटे डिटेल्स हो गए होल्डिंग को लेकर और कितनी डाइल्यूशन हो रही है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज करती क्या है, जरा इसको भी जान लीजिए। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है ये, और करीब 9-9.5 हज़ार कर्मचारी इनके काम करते हैं, तो स्केल वाइज ठीक ठाक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस वाली सेवाएं देती है। और एक और जो की चीज़ है वो ये है कि JLR और टाटा मोटर्स जो कि ग्रुप की कंपनीज है, 40% इनका रेवेन्यू उसी से आता है, यानी कि प्राइमरीली उन्हीं के लिए काम करती हैं। और वैसे भी इनका जो आय का बड़ा हिस्सा इनके टॉप 5 क्लाइंट से ही आता है। इन्होंने कुछ दिनों पहले एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री की है। टेक्नोलॉजी बेस्ड देखना होगा कि आखिर उसको लेकर क्या प्लान हैं और किस तरह से उसको विस्तार करते हैं। लेकिन अगर हम सेवाओं की बात करें और जोग्राफीज़ की बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंस हैं, तो भारत से जो इनकी आय आती है करीब 26%, यूरोप से करीब 24%, नॉर्थ अमेरिका से करीब 22%, और बाकी जो बचती है करीब 28% के आसपास वो बाकी देशों से आती है। सेवाओं की बात करें तो IT कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी है, SAP इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, CAD और CAM इंजीनियरिंग की सेवाएं देती है, और साथ ही डिज़ाइन कंसल्टेंसी का भी ये काम करती है। और इंटरेस्ट इसको लेके इसलिए भी है क्योंकि जिस भाव पर इसके निवेशक थे,
जहां पर उन्होंने पैसा लगाया था, अब चूंकि अपने स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं तो उनको एक बड़ा गेन होगा। टाटा मोटर्स ने जो शेयर लिए थे 7.5 रुपए के भाव पर एक्वायर किए थे, अल्फा टीसी होल्डिंग ने 25 रुपए के भाव पर, और टाटा कैपिटल ग्रोथ की भी इसी भाव पर होल्डिंग है। तो अगले हफ्ते 22 से 24 नवंबर तक ये खुलेगा और निश्चित तौर पर बाजार का उत्साह भी होगा, और बाजार के उत्साह से पहले इसको लेकर जो जानकारी है वो आपके साथ हम शेयर कर भी रहे हैं। लेकिन चोपड़ा साहब, जैसा कि डिम्पी बोल रहे थे कि आपसे एक बार व्यू भी लेंगे, आप कितने उत्साहित हैं इस आईपीओ को लेकर? और दूसरा, जो टाटा मोटर्स के जो निवेशक हैं, चूंकि उनकी ही सब्सिडरी कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है, तो इन दोनों समीकरणों को मिला के आप कैसे देख रहे हैं? टाटा मोटर्स जब 250 रुपए पे था तो मैं बोला करता था ये भारत का टेस्ला है, और लोग मेरे को बहुत ट्रोल किया करते थे। कई लोगों ने बहुत गलत बातें भी बोली ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस एन चंद्रशेखरन जी ने दिखाया था कि ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट लाइंस इनके पास हैं, जो डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, ये चीज मैं देख पा रहा था, और मैंने ये बात बोली भी थी कि 2 साल 3 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स 900 तक जा सकता है। तो जो उसके निवेशक हैं तो वो बिल्कुल बने रहें टाटा मोटर्स में, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म वाले हो सकता है थोड़ा सा अभी यहाँ से गिरावट हो और प्रॉफिट बुकिंग आए, और अगर शॉर्ट टर्म है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहाँ तक टाटा टेक की बात हम कर रहे हैं, तो वो प्राइमरली ऑटोमोटिव के अलावा हेवी इंजीनियरिंग में भी काम करता है, एरोस्पेस में भी बहुत काम करता है। और देखिए, टाटा की एक खास बात ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हमने देखा, ये चंद्रशेखरन जी का प्लान था कि बहुत सारी कंपनीज को कंसोलिडेट उन्होंने किया। जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड थी वो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस थी, ये सब, तो ये सारी कंपनीज एक साथ करी। जो स्टील की थी या मेटल्स की थी, वो सारी कंपनीज एक साथ मर्ज हुई। तो मुझे लगता है कि एक जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो अलग से अब जो इसमें से डीमर्ज हुआ है, जो प्राइमरली टाटा मोटर्स के पास काफी बड़ा स्टेक था, इवेंचुअली मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड जाके टीसीएस में या में मर्ज हो सकती है। इसके अच्छे चांसेस हैं। टाटा एलेक्सी भी और ये भी गोइंग फॉरवर्ड टाटा का यही प्लान है। बट इंडिविजुअली भी इन कंपनीज के पास एक बंधा हुआ बिजनेस है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जिस भी कंपनी के पास एक क्लाइंट है और उसके पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, चाहे वो अंदर की कंपनी से ही आ रहा हो, ग्रुप कंपनी से ही आ रहा हो, तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसको बहुत ज्यादा सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी ठीक है ही टाटा टेक्नोलॉजीज की। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को सब्सक्राइब करना चाहिए, मगर लंबी अवधि वाले लोग इसके अंदर बने रहे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ टाटा ग्रुप पे, जिस प्रकार से पिछले 5 से 7 सालों में टर्न अराउंड हुआ है चंद्रशेखरन साहब के आने के बाद, और बहुत ही अच्छी तरीके से अब ये कंपनी काम कर रही है। हमने देखा टाटा मोटर्स में क्या हुआ, टाटा स्टील में क्या हुआ। जो जेएलआर खून बहा रही थी, इट वाज अ ब्लीडिंग कंपनी, जेएलआर अब प्रॉफिट बना रही है, और अब ये ईवी में भी मुझे लग रहा है अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें, और जो टाटा मोटर्स में अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं, मीनवाइल एक बार बुक कर लें, नीचे मिलता है दोबारा लीजिए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स 900 और 1000 जैसा। तो ये व्यू टाटा मोटर्स को लेकर भी और इस आईपीओ पर भी। लेकिन बाजार की आज जो स्ट्रेंथ है उसमें एक नोटिस करने वाली बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो है रिलायंस के शेयर में तेज़ी। 2350 रुपये का भाव हो गया है। हमने 2250 के नीचे के भाव देखे और 2200 को रिस्पेक्ट करके फिर ये शेयर चला, और क्या खूब चला। आज इसको देखिए, दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 0.25% के आसपास की तेज़ी है। नितिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये 2350 पर जब ये शेयर खड़ा है, 2250 पर भी थोड़ा समय इसने बिताया, हालांकि रिवर्स यहीं से हुआ था, फिर से अपने स्तर को पकड़ लिया। तो पिछले दिनों में हमने क्या किया था कि इटेनो स्वदेश पर एक्सपर्ट्स आए थे, हमने पूछा था, तो 2240 वाली कॉल में पैसे बने, 2320 वाली कॉल में पैसे बने। अब यहां से ये बताइए कि अगर किसी को ऑप्शंस वाला ही रूट लेना हो रिलायंस के शेयर में, तो कहां पर आपको एक्टिविटी दिख रही है, कहां पर मौके अच्छे बन रहे हैं इस सीरीज की अगर बात करें तो? इस सीरीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शंस के जरिए अगर हम लोग जाना होगा, तो मैं थोड़ा सा एक बार एक प्ले करना पसंद करूंगा। अगर ये रिलायंस 2363 मतलब 2363 ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो मैं 2380 का कॉल लेना यहाँ पे पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक तेज मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को, डेटा को रीड करने से पहले थोड़ा सा चार्ट के ऊपर 2363 ये लेवल को ब्रेकआउट की कोशिश करूंगा, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो 2380 का कॉल ऑप्शन हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें।
अगर रिलायंस में 2, 3, 4, 5 ये लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो हमें कॉल से भी एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइम डिके होने के चांसेस ज्यादा है। रिलायंस को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि जो वेटेज के लिहाज से जो अहम शेयर होते हैं, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक में 1% की तेजी है, आईसीआईसीआई बैंक में आधे % से थोड़ी ज़्यादा की तेजी है। इन्फोसिस, टीसीएस अगर आप कतार में देखेंगे तो ये वेटेज के लिहाज से सबसे बड़े शेयर यही होते हैं और चौतरफा आपको तेजी दिखेगी। तो बाजार में यहाँ से नरमी आए, कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, फिलहाल तो ऐसे संकेत दिख नहीं रहे हैं। आधे घंटे के आसपास का ट्रेड बचा है, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको धमाकेदार बीटीएसटी कॉल्स के जरिए आपकी हम कमाई करवाएंगे और कल की पूरी तैयारी भी करवाएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, कुछ अलग अलग स्टॉक्स को ज़रा और समझने की कोशिश करते हैं और अब थोड़ा समय भी कम रह गया, सिर्फ आधे घंटे के बाद बाज़ार बंद हो जाएगा। आप कम से कम स्टॉक रखिए अपनी लिस्ट के अंदर, लेकिन जो रखिए वो अच्छे रखिए। ये बलरामपुर चीनी को एक बार ज़रा चेक करा लेते हैं। नितलेश, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अगर आपको आवाज़ साफ़ आ रही है तो ज़रा बलरामपुर चीनी के बारे में आप बताइए। ये बीटीएसटी कैंडिडेट है क्या? छोड़ दीजिए, चलिए बीटीएसटी भी ना हो आपके लिए। ये क्या इस पूरे वीक जो 2 दिन की ट्रेडिंग है, कल और परसों, 2 दिन रखूँ इसको मैं? 5% रिटर्न चाहिए 2 दिन में। जी डेफिनेटली एक लेवल है इसको 438 के ऊपर अगर आज निकलता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। आज निकले या फिर कल निकले इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है। 428 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, मतलब यहाँ से 10 रुपए का। पहला एक इनिशियल लेवल 455 के आसपास देखेंगे। अगर 455 को अगर ये निकाल देता है तो मैं 2 दिन के बदले पूरा एक्सपायरी इसको रखना पसंद करूंगा 480 रुपीज के टारगेट। क्या हो सकता है आपके कहते कहते अभी हो जाए 438? मेरे को तो लग रहा है कि 438 के ऊपर ही क्लोज करके जाएगा। देख लेते, क्लोजिंग मिलेगी एक बार वापस इसको चेक कर लेंगे। 438 जो आप लेवल नोटिस करवा रहे हैं, अगर ये क्लोज हो जाए तो फिर काम की बात है। खैर आगे बढ़ते, एक शेयर और है मेरी लिस्ट में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये टायर बनाने वाली कंपनी है, बीकेटी के नाम से काफ़ी फेमस है। कमला मिल्स में इसका ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है। 2631 के आसपास चल रहा है, ये 4th टाइम है। ये 4थी बार है जब 2630 के आसपास आ रहा है, लेकिन यही रेंज इससे पार नहीं हो रही है। ये ऐसा एक 4 बार कर चुका है। कपिल, एक बार जरा आप इसके बारे में बताइए, इस बार ये पार कर जाएगा? आज फिर से गैप के साथ इसने इस गैप का फायदा उठाया और 2630 ले आया। दिल्ली जी, इसमें ना बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से मैंने एक साइकिल एंड टाइम साइकिल एनालिसिस किया हुआ था कि 2012 से लेके 2022 तक जब भी ये स्टॉक प्राइस में काफी सारे अपसाइड मोमेंटम भी आए और बीच में काफी सारे पॉजेस भी आए हैं। तो जो इसका पॉज का पीरियड होता है, आइदर वो एक टाइम वाइज करेक्शन होता है या फिर प्राइस वाइज करेक्शन होता है, वो कहां ना कहां पे आपका 20 महीने तक चला हुआ है और 20 महीने के बाद में हमें एक फिर से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलता है और जो पहले का रुझान होता था ट्रेंड पॉजिटिव होने का, तो वो ट्रेंड वहां पे कैच होते हुए देखने मिलता है। तो जो उसका टाइम का जो हिबरनेशन पीरियड था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, वो खत्म हो चुका है और पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहे हैं। तो ये एक बात रही। दूसरे हम सेक्टर वाइज से देखते हैं तो सारे के सारे टायर सेक्टर्स अभी के टाइम पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट में ज्यादा था तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर इसका भी काफी अच्छा रहा हुआ है। टेक्निकल चार्ट पे, डेली चार्ट पे स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा एक बेस बनाया हुआ है कंसोलिडेशन पैच का और आज हमें इसमें ब्रेकआउट आते हुए भी देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में की चार्ट का स्ट्रक्चर भी अच्छा है और इसकी मोमेंटम भी काफी अच्छी है, तो स्टॉक प्राइस इजिली 2700 तक स्केल अप कर सकता है। ठीक है, बीकेटी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में तो रौनक है ही, छोटे मझोले जो शेयर्स हैं वहाँ पर भी हम तेज़ी देख रहे हैं और एक नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, येस बैंक का। काफ़ी समय के बाद, आई थिंक कि जनवरी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि 20 रुपये के ऊपर इसका भाव निकला है। हालांकि अगर अब सिर्फ नवंबर को अगर आप देखेंगे, जो भी ट्रेडिंग डेज इसमें हुए हैं, शेयर करीब 30% चढ़ा है। हालांकि छोटे साइज़ का शेयर है, हमने 14 रुपये के आसपास के भी स्तर देखे। लेकिन एक अपडेट इन्होंने एक्सचेंजेस पर दी है, वो ये है कि अपना जो एनपीए पोर्टफोलियो इन्होंने जेसी फ्लावर्स को बेचा था, उससे इनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है 120 करोड़ रुपए के आसपास का। तो क्या ये शेयर को मजबूती देने का काम कर रहा है? एक अपडेट ये हो सकता है, लेकिन हम तेजी देख रहे हैं ठीक ठाक पिछले कुछ दिनों से। चोपड़ा साहब, येस बैंक जब 21, 22, 24 रुपए तक ये शेयर जब गया था तो हमने इसी चैनल में बैठ के कहा था कि तेजी के ट्रिगर एग्जॉस्ट हो गए हैं
और सच में फिर वो लेवल लौट के कभी आए नहीं। लेकिन ये फिर से जो हम रिन्यूड इंटरेस्ट देख रहे हैं शेयर में, इसको किस तरह से समझा जाए, और क्या ये 20 रुपए को क्रॉस करने पर आपका भी कुछ कन्विक्शन बढ़ रहा है, या फिर जो एग्जिट करने की सोच रहे हो उनके लिए मौका आ रहा है? देखिए, आज हम टर्न अराउंड स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि येस बैंक ही एक पॉसिबल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पॉसिबल टर्न अराउंड स्टोरी है। और अगर ये टर्न अराउंड होता है, क्योंकि हमने देखा काफी हैंड्स चेंज हुए, उन्होंने अपना जो जो बैड एसेट्स थे या जो ऐसी बुक थी जैसे फ्लावर्स को दिया, उससे कुछ पैसा रियलाइज हुआ। आगे भी कुछ मुझे लग रहा है एनसीएलटी के थ्रू इनके कुछ रेजोल्यूशंस चल रहे हैं। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि एक पॉसिबली एक टर्न अराउंड हो सकता है। अगर ये होता है तो संभावना ये दोबारा से ये 70, 80, 100 रुपए जा सकता है। मगर अभी मैं एक दो तिमाही और देखना चाहूंगा, इनके रिजल्ट्स देखना चाहूंगा बिफोर आई टेक दिस डिसीजन। बट सीमिंगली ऑन द चार्ट्स संभावना ये है कि दोबारा से आपको 23-24 जाते हुए दिखे। येस बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाला खेमा भी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टॉक्स में अच्छी रौनक बन रही है। हमने BHEL के शेयर को ठीक ठाक चलते हुए देखा है, बावजूद इसके कि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन शेयर चला। आज हम देख रहे हैं कि कमिंस में अच्छी तेजी है, 2-2.5% के आसपास की। इसी स्पेस की कंपनी सीमेंस में तेजी बन रही है, और उस तेजी की वजह यह है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है सीमेंस EG, वो 18% वो स्टेक ले रही है कंपनी में, सीमेंस इंडिया में 2.1 बिलियन यूरो में, और ये इसको कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहा है। 2.5% के आसपास तेजी, मतलब ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट इतनी बड़ी दिखती है नहीं, लेकिन 3,500 रुपये के आसपास के भाव आज हम शेयर में देख रहे हैं। सुदीप, सीमेंस के बारे में पर्टिकुलरली आप बताइए, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं? फंडामेंटली तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर आ गई है, यहां से किस तरह से शेयर की चाल होगी? अभिषेक जी, अगर हम सीमेंस का चार्ट देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो ही रहा था, और स्टॉक तकरीबन 4,000 के लेवल से करेक्ट हो चुका है 3,200 के आसपास। पर आज का जो मूव है, आज इसने पहली बार अपने जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 35-25, 35-27, उसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश की, पर ये उसके ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो पिछले 15-20 दिन का जो रेंज है कंसोलिडेशन का नेगेटिव बायस से, वहां से तो ब्रेकआउट आया है। 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया है, मतलब एक माइनर ट्रेंड चेंज सिग्नल हो रहा है। पर अभी भी मेरे लिए जो आंकड़ा होगा वो है 3535 का स्पॉट लेवल पे सीमेंस के लिए क्लोजिंग बेसिस पे। यदि इसके ऊपर सीमेंस बंद देने में कामयाब हो जाता है, तब ये 200 DMA के ऊपर फिर से खड़ा रह जाएगा, और उसके बाद एक फ्रेश चाल ऊपर की तरफ 3650, 3700 तक की हम देख पाएंगे। पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब यही है 3530, 3535, जहां पे ये 200 दिन के मूविंग एवरेज का जो ये जोन है, वहीं से मुझे लग रहा है जो आज सेलिंग प्रेशर आया है ये, और ये पहला बड़ा मूव है शॉर्ट कवरिंग का। पिछले ये पूरा जो डाउनफॉल जब से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये सबसे बड़ा मूव है। आज वो पहला दिन है ये इसका, तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन इसको स्टेबल हो जाने देना चाहिए, पर एक नया बेस जरूर बन रहा है 3400, 3420 के आसपास। तो ओवरऑल सपोर्ट ये स्टॉक का होगा 3400, 3420 का, और 3530 के ऊपर सस्टेन करने से मुझे लग रहा है स्टॉक फिर से 3700, 3800 की चाल की तरफ चलना चालू कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि व्यू पॉजिटिव है, बट एक कंफर्मेशन हमें 3530, 3535 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे, इसके लिए हमें राह देखनी चाहिए। ठीक है, सीमेंस को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क के शेयर में 3-3.5% के आसपास की तेजी है। हालांकि नतीजे इसके कमजोर आए थे, और कमजोर नतीजों के चलते शेयर में हमने फॉल दिखा था। आज न सिर्फ संभल रहा है, बल्कि अच्छे गेंस के साथ ही संभल रहा है। और दरअसल खबर एक ये है कि इन्होंने FY24 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो फोरकास्ट दिया है, वो काफ़ी आशावादी है, वो अच्छा है, और वो शेयर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। चोपड़ा साहब, जो हमने कमजोरी देखी, नतीजों से पहले थोड़ा सा शेयर कमजोर था, नतीजे आए तो और टूटा। मान के चले कि करेक्शन का फेज जो था वो पूरा हो गया, और यहां से स्ट्रेंथ दिखेगी, क्योंकि ये शेयर ने लोगों को पैसे कमा के दिए हैं। 2-3 महीने से जरूर थोड़ा सा रेंज में था, लेकिन अच्छे पैसे बने इसमें। ठीक है, चोपड़ा साहब को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर जरा व्यू लेते हैं कपिल से। कपिल, ग्लेनमार्क फार्मा, क्या मान के चले कि जो गिरावट थी वो पूरी हो गई? आज की तेजी से क्या आपको संकेत मिल रहा है क्या?
पिछले कुछ टाइम में फार्मा स्टॉक्स का एक टाइम था जहाँ पे काफी अच्छा मूव हमने देखा हुआ था, लेकिन जब ये मार्केट एक अच्छा सा मूव कर लेती है तभी ये फार्मा स्टॉक्स एज एन डिफेंस वो बैक सीट पे आ जाते हैं। लेकिन ग्लेनमार्क का मैं देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस की एक बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी, 3-4 महीने का पॉज भी आ गया, तो जो अपसाइड मोमेंटम थी वो काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुकी है। और मैं वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज थी और जो इसके प्रीवियस बॉटम पीक लेवल थे 700 के लेवल के अराउंड पे, तो जो पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं और हमें थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। कल का दिन में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां पे हमने एक ड्रॉप डाउन देखने मिला था, प्राइसेस ने सपोर्ट लेवल ब्रीच किए थे, लेकिन इसके ऊपर अभी आज सस्टेन कर रहा है, तो कहां ना कहां पे बैड ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे है वैसा लग रहा है। तो 750 के लेवल पे चल रहा है, स्टॉक में एक इंप्रूवमेंट हमें और भी देखने मिल सकती है। और ऊपर में शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से भी मैं देखता हूँ तो कहां ना कहां पे ऊपर में 780 तक की अपसाइड पोटेंशियल आ सकती है इसमें। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा पर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के साथ साथ कुछ सेलेक्टिव फाइनेंस काउंटर्स वहाँ पर तो तेज़ी है, लेकिन जो फाइनेंस का जो दिग्गज है बजाज फाइनेंस, वहाँ पर कमज़ोरी है, कमज़ोरी थोड़ी सी और बढ़ गई है। 2% के आसपास की नरमी है। आप अगर निफ्टी के गिरने वाले शुरू को देखेंगे तो 3 शेयर ही दिखेंगे। बजाज फाइनेंस उसमें है, इंडसइंड बैंक है और पावर ग्रिड है। सबसे ज़्यादा बजाज फाइनेंस है, 7,223 का भाव है और अब ये दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर हिस्से में आज के सत्र में शेयर ने कोशिश की कि कम से कम हर निशान में टिका जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बजाज फाइनेंस, सुदीप, को ये ट्रेड के मौके बन रहे हैं क्या इसमें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस पे ये जो आज का जो ब्रेक जो स्टॉक में हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, वहां से एक ये ब्रेकडाउन है। अगर हम देखें तो 25 अक्टूबर के बाद से लेके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 7300 7350 से लेके 7550 के बीच में, पर ये कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी बन रही है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार अपने जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 6900 के आसपास का, वहां ये एक रिटेस्ट कर सकता है। बिकॉज अच्छे मार्केट में भी पिछले 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि जहां पे मार्केट में रिवर्सल हम देख रहे हैं, थोड़ा रिबाउंड स्टेबल हो गया था और मार्केट में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव रुझान देख रहे थे और इसी के सेक्टर के सारे स्टॉक्स में हमने बाइंग देखी है। तो ये एक ही स्टॉक नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भले ये दिग्गज कंपनी है पर अगर अंडर परफॉर्म कर रही है तो हमें यहाँ पे इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। ओवरऑल 7400 7380 7400 का रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बना रहेगा और जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक हम निचले लेवल्स पे अराउंड 6950 6900 जहां पे स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, हम ये रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम फिशिंग तो जरूर से नहीं करना चाहिए, पर किसी को अगर शॉर्ट भी करना है तो एक बेयर स्प्रेड करके बेयर स्प्रेड से भी ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। 7200 का पुट लेके 7000 का पुट बेच सकते हैं यहाँ पे। आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है। 2 हिस्सों से क्लोजिंग को आप चेक कर सकते हैं। पहला, एक तो गैप मिला, दूसरा गैप के बाद हम ज़्यादा तो नहीं गिरे का मतलब बड़े भी नहीं, लेकिन आज क्लोज इस लिहाज से ठीक कर रहे हैं क्योंकि लेवल्स के हिसाब से अच्छी क्लोजिंग है। आप 230 पॉइंट जो ऊपर देख पा रहे हैं ना, लेवल्स की अच्छी क्लोजिंग है क्योंकि उसने 19500 550 वाले लोगों को अच्छे से ट्रैप किया। नहीं तो क्या होता है ना कि एक बार अगर ट्रैप हो जाए तो जो शॉर्ट्स करने वाले होते हैं उनका दम होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, उनको लगता है नहीं हम तो नीचे ले ही जाएंगे, मार्केट नहीं आया नीचे। तो ये पहला पॉइंट है कि ट्रैपिंग है। दूसरा पॉइंट, क्या और शॉर्ट कवरिंग आएगी? तो ये शॉर्ट कवरिंग आएगी कहाँ से? क्या रिटेल शॉर्ट कवर के बैठता? रिटेल तो शॉर्ट ही नहीं करता। फिर शॉर्ट किसने कर रखा है बाजार को? वो है एफआईज। इसलिए एफआईज का आज का डाटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईज 80% से ज़्यादा शॉर्ट हैं सिस्टम में। उनका अगर 10% भी कवरिंग आ गया आप 20,000 हो जाओगे। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि जिस लेवल पे हम आ गए हैं ये रुक जाएं, ये टूटे नहीं और एफआई सिर्फ 10% अपने शॉर्ट्स को कवर कर ले तो आप 20,000, अब मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 का लेवल बहुत ईजी हो जाएगा बाजार के लिए। ये जो आज गैप मिले ना आपको 100-150 पॉइंट का, या ऐसे 2 बार में कर देगा पूरा। ये कितना चलना चाहिए? 300 पॉइंट तो चलना है बाजार को 20,000 लाने के लिए। तो अगर 3 दिन भी चल गया है 100 पॉइंट तो 300 पॉइंट हो जाएंगे पूरे। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन दिखाएंगे, एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस करवाता हूँ उसके अंदर। दूसरा, फिर आप जरा इंडिया विक्स को भी लेके आना बैक टू बैक। ये रोज देखने चाहिए, कुछ कुछ वाइटल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है सेहत में, तो आप अपना बीपी रोज चेक करो, आप ये सब चीज़ें रोज देखा करो। सेव ऐसे एडवांस डिक्लाइन रोज देखना चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडर हैं। तो
आज रेशो देखो 1:5 की रेशो है, और मैं कई बार आपको नोटिस करा चुका हूँ कि बाजार तभी चलेगा जब रेशो 1:3 की कम से कम मार्केट के अंदर होनी चाहिए। गैप के साथ मिले, सामने से मिले, शॉर्ट कवरिंग से मिले, कैसे भी मिले। मेरे लिए एनएससी और बीएससी के नंबर्स में डबल हो जाए, 5 टाइम हो जाए, ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये मैं क्यों बोलता हूँ, 90% बिजनेस जो है ना F&O के शेयर्स में ट्रेड होता है और इन्हीं 200 शेयरों में कामकाज होता है। आपका इंडाइसिस भी इन्हीं 200 शेयरों से ही बना हुआ है, निफ्टी के 50 और सेंसेक्स के 30 और बैंक निफ्टी के 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इंडिया विक्स लेके आइए एक बार ज़रा, इंडिया विक्स भी आपको दिखाना ज़रूरी है। देखिए 2 चक्के थे, मैंने आपको कई बार नोटिस करा, फर्स्ट इज़ ग्लोबल, सेकंड इज़ FIs। ग्लोबल बहुत अच्छे से चल रहा है, इसलिए मार्केट के अंदर फियर नहीं है। नहीं तो ये आप, अच्छा फियर नहीं है ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन ये बॉटम क्यों नहीं कर रहा फिर इंडिया विक्स? ये 10 और 10.5 के नीचे क्यों नहीं जा रहा? जब आप तो 19,800 से टूट के आए हो, वापस 19,800 आ गए, तब भी इंडिया विक्स इतना था, आज भी इंडिया विक्स इतना है। इसमें FIs का रोल नहीं है, क्योंकि स्विंग सामने से नहीं आ रहा, गैप के साथ आ रहा है जो आ रहा है। तो एक बार FIs आएगा ना तो इंडिया विक्स भी 12 सवा 12 तक पहुंच जाएगा, तब फियर नहीं बढ़ेगा बट वॉलिडिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर। रिटेलर्स थोड़ा हाथ बदला करेगा, FIs के साथ हाथ बदला होगा। अभी एक बड़ा जाइंट, एक बड़ा हिस्सा तो बाजार का सो रहा है, इसलिए उसका जागना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टिव रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक, और बाज़ार को समझिए, दोस्त बनाइए, दुश्मन ना समझिए। और एक और पॉइंट, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 शेयर भी अगर पकड़ में आ गए ना, दिन भर में काम हो जाएगा। पूरा बाज़ार खरीद भी नहीं सकते आप, हम भी नहीं खरीद सकते, कोई भी नहीं खरीद सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सरकारी कंपनी मेरी लिस्ट में आई है, उसका नाम है मॉयल। कपिल जी ज़रा मैं ये शेयर आपसे पता करता हूँ, मॉयल एक बार ज़रा चेक कीजिए तो, MOIL, मैग्नीशियम से जुड़ी हुई कंपनी है ये, मैग्नीशियम और के नाम से एक्चुअली कंपनी है। ये बेस कंप्लीट कर चुकी है क्या, मतलब बेस बन गया इसका? जी, बेसिकली हमने अभी के ट्रेंड में देखने में मिला जो आयरन एंड ऑयल की कंपनीज है, तो काफी एक हद तक हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई थी। मॉइल भी एक अच्छा सा पॉजिटिव स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है, 140 से लेकर लगातार स्टॉक 160 के लेवल पे, 260 के लेवल पे आ गया। वहां पे हिस्टोरिकली जो इसके पहले के टॉप्स बने थे 2017 में, 2011 में, तो उस स्टॉक के लेवल के अराउंड आ गया है। लेकिन स्टॉक का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मींस टॉप पे आना, रेशंस में होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए। हमें वहां पे पहले एक सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए होता है, तो वो अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी सेलिंग प्रेशर दिखने नहीं मिला हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आज थोड़ा सा झुकाव मुझे देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे रेशंस फेस करने के चांसेस काफी ज्यादा है। इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मोमेंटम हो सकती है, लेट्स से 261 पे चल रहा है तो 246 तक की इसकी डिक्लाइनिंग मोमेंटम हो सकती है, लेकिन नीचे के लेवल पे स्टॉक को प्राइस फिर से अच्छा हो जाए वैसी उम्मीद है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन दिख रहा है। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक जो ब्रेक के बाद लौटेंगे ना, तो एक शेयर मेरे पास हो रहा है जोमेटो। क्या हमको नए साल या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक इसको हमको रखना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। द एलटीपी कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। इंश्योरेंस कोई आरओआई नहीं है। एमएफ ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा। हाई बीपी से सीकेडी हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खत्म। एसएचआई ले लो। एसएचआई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से। आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है।
सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं को जोमेटो के बारे में एक बार ज़रा पता करना है, लेकिन उससे पहले मैं जोमेटो के बारे में पता करूँ। एक शेयर मेरे को और मिला है जो कि मेरे को लग रहा है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहा है, वापस बहुत बढ़िया चल जाएगा। लीकर कंपनी है, नाम है उसका ग्लोबल स्पिरिट्स। आप चार्ट थोड़ा बड़ा दिखाइएगा, लंबा 1 साल तक का चार्ट दिखाइएगा। और ये सवाल पूछा करता हूँ मैं नितलेश से। नितलेश, एक बार ज़रा ग्लोबल स्पिरिट्स नाम की एक कंपनी है और इसको ज़रा देख के बताइए, इसका बेस तैयार हो गया है सर? क्योंकि ये टूट के आई हुई है 1100-1200 से, अभी ये 850 के आसपास खड़ी हुई कंपनी है। 1 साल से ज़्यादा बड़ा भी दिखा सकते हैं तो भी दिखा सकते हैं आप। देखो, इस स्टॉक में अच्छा खासा एक फॉर्मेशन बन रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन भी चल रहा है, लेकिन इसको मैं देखना पसंद करूंगा। अगर इस ब्रेकआउट में ये स्टॉक 840 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ही इसमें मैं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास खड़ा है। अगर गलती से ये 800 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है, फिर इसमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं लेना तभी पसंद करूंगा 840 845, थोड़ा सा 20 रुपए ऊपर लेने की मैं कोशिश करूंगा। 810 रुपए मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 840-45 कोई ज़्यादा दूर नहीं है सर, 20 रुपये ऊपर आ जाएगा। हमारी लिस्ट में है, हम इसको नोटिस करवाएंगे, ये 20-22 रुपये पर आएगा। तो एक बार ज़रा इसको ज़रूर हम चेक कर लेंगे। ग्लोबल स्पिरिट्स पर ये बेस वाला काम कर रहा है। बेस वाले शेयर और ब्रेकआउट वाले शेयर कभी मिस नहीं करने चाहिए जब इस तरह का बुल रन आ रहा हो। आपको बढ़ते हुए शेयर्स के अंदर हो सकता है मोमेंटम ना मिले, लेकिन ब्रेकआउट इसी तरीका ही वेट करता है कि जब शॉर्ट्स फंसेंगे ब्रेकआउट मिले, और देखिए कैसे स्पीड से रिटर्न देता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आज का बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और भी कई ऐसे शेयर्स हैं। अब थोड़ी देर पहले अभिषेक यस बैंक आपको बता रहे थे, बैकआउट है ये बढ़िया ब्रेकआउट शेयर्स वाले शेयर्स है। बट एनी हाउ, जोमेटो इन्वेस्टमेंट कॉल है सर, कपिल जी रखना चाहता हूँ, रख लूँ क्या? 120 रुपये में मिलेगा जी। जोमेटो के अंडरलाइंग टोन तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में ही चल रहा है, और जिस हिसाब से मैं इसका जो पहले के जो रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, जहां पे स्टॉक ने इंसेप्शन ऑफ पॉइंट, जहां पे बहुत टाइम पहले जहां से स्टार्ट किया था, वो 131 के लेवल के यहाँ पे आता है। तो स्टॉक का अंडरलाइंग ट्रेंड काफी पॉजिटिव में है, और भी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। हाँ, बीच में थोड़े से पॉज आ सकते हैं, लेकिन नीचे में स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट लेवल 114 का है, तो थोड़े बहुत इंटरमीडिएट करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन 114 के ऊपर स्टॉक का बुलिश जोन ही बनता है, और ऊपर में 130 के अपसाइड पोटेंशियल बनते हैं। मेट्रो 1.5% नीचे 120 रुपए के आसपास का भाव इसका है। लेकिन डिब्बी जिक्र कर रहे थे सुज़लॉन का, जिसने कि 40 रुपए का स्तर पार किया है। इसी कैटेगरी में आप जोड़ सकते हैं, नाम लिया भी था उसका एससीसी का। एससीसी आज 30 रुपए को भी क्रॉस करके, इनफैक्ट 31 रुपए को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुदीप, पहले हमने देखा था कि एससीसी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि 30 रुपए के आसपास जाकर ना एक ब्रेक लग गया, 29-30 की रेंज में फंसा, फिर शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया। क्या एससीसी में भी फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत आपको दिख रहे हैं? क्या फ्रेश ट्रेड करना है, या फिर जिसके पास पुरानी होल्डिंग है वो अपना बना रहा है? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो पिछले 1-1.5 महीने में हमने 2-3 बार देखा था कि 30 के लेवल, 30-29 के लेवल से बार बार ब्रेक लग रहे थे, और वहां से थोड़ा एक करेक्शन भी 25-26 रुपए तक वापस आ जाता था स्टॉक में। पर जो ओवरऑल हम पिछले 3-4 महीने की ट्रेजेक्टरी अगर ये स्टॉक की देखें, तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और ये स्टॉक ने आज अपने ये पिछले सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है ओपनिंग के बाद। और मुझे लग रहा है एक मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे तेजी की तरफ ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अब वो जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जब स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगली चाल यहाँ पे
36 37 के लेवल्स तक की भी आ सकती है, और ओवरऑल अब 28 50 29 जो कि पहले रेजिस्टेंस बन गया था स्टॉक के लिए, अब वो एक सपोर्ट बन जाएगा। तो जब तक 29 होल्ड करता है तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे एचसीसी में एक अच्छा मोमेंटम बना रहेगा 36 37 में। और सारे आप देखिए लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छी चाल ये बाजार में करंटली हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे इसी के साथ साथ एचसीसी में भी हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ ये जारी रहेगा यहाँ पे, और इसमें करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। और जिसके पास ऑलरेडी पुराना होल्डिंग है वो उसको 28.50 के लेवल स्टॉप लॉस से इसको ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, एससीसी को लेकर ये व्यू। एक नज़र जरा ब्रोकिंग स्पेस वाली कंपनीज पर डालेंगे। आप देखिए एंजल वन, उसमें तो लगातार तेजी है। आज ये 3000 रुपये के स्तर को क्रॉस करके नई ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 3090 आज का इसका हाई है और ये ऑल टाइम हाई इसका लेवल है। एंजल वन के अलावा अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल को देखेंगे तो वहाँ पर भी तेज़ी है और 6 महीने में शेयर तकरीबन डबल हो गया है और महीने भर की जो चाल रही है वो 24-25% के आसपास की रही है। यानी कि जो रिटर्न्स आपको पाने में कई बार साल भर 2 साल लगते हैं वो महीने भर से कम के समय में आ रहे हैं। एंजल वन महीने भर में आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 48%, यकीन करने के लायक है नहीं लेकिन ये सच है, ये आपको तेज़ी दिख रही है। तो एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, एमके ग्लोबल, एडलवाइस, ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। कपिल, अगर इनमें से अगर कुछ चूज़ करना हो, हालांकि बहुत दौड़ चुके हैं, थोड़ा सा खतरा होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं अभी भी मोमेंटम बना रहेगा और यहां से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? जी, नोट मोमेंटम तो काफी अच्छी है। कोई भी आप ब्रोकिंग स्टॉक के नाम ले लो, जैसे कि सेंट्रम ब्रोकिंग है, मोतीलाल, एंजल, सारे स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म ऊपर में किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल में जो इसकी मोमेंटम थी वो काफी ऑफलेटली पिकअप हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसका और अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। तो उसके जो ऊपर के जो पहले के जो रेजिस्टेंस जोन में देख रहा हूँ वो कहाँ ना कहाँ पे 1320 के लेवल के यहाँ पे मुझे देखने मिल रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल में और भी स्कोप ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, क्योंकि काफी ओवर एक्सटेंड है। थोड़ी क्वांटिटी अभी बाय कर सकते हैं तो मोमेंटम मिस न करें, और थोड़ा सा डिक्लाइन आए तो थोड़ा सा प्रोविजन होना चाहिए नीचे के लेवल पे ऐड करने के लिए। सुदीप जी, कोई है BTST? वैसे तो मैं पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अगर है तो बता दो। डिम्पी जी, ये मेरे लिए था। सुदीप, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ डिम्पी जी, BTST के लिए मुझे लग रहा है कि कोफोर्ज हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि कोफोर्ज में एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है और स्टॉक अपने जो 11 अक्टूबर का जो एक स्विंग हाई था उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 5280 के स्टॉप लॉस के साथ BTST किया जा सकता है 5450 5500 के टारगेट्स के लिए। डन। तो आज बाजार की अच्छी क्लोजिंग हमको मिल रही है। एक बार जरा स्क्रीन पर निफ्टी दिखाइएगा 685। अच्छी बात यह है कि आज शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं, उनका मनोबल टूटेगा और अगर गलती से कल आप फिर अच्छा खुल गए तो आप उस रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच जाएंगे 19800 वाले, जहां से आप नीचे आए हो। आपने 1000 पॉइंट का डाउन देखा, 1000 पॉइंट की रिकवरी वापस देखी, बाजार उसी मुआने पर आके खड़ा हो गया है जहाँ पे 20000 उसको अच्छे से दिखने लग जाता है। इसलिए एक दिन की कसर और बाकी है। अब आपको एक काम करना है। आज की बढ़त का लेसन क्या है? आज की बढ़त का लेसन ये है कि हमको स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करके ऊपर लेके आना है। अभी आप 19300 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, उसको लगाओ 500, तब आपका एक कंफर्ट जोन आ गया कि 500 कट भी जाएगा तब भी मैं पैसा बना के निकलूंगा। ठीक, बैंक निफ्टी का लेके आओ। बैंक निफ्टी पे 44000 का स्टॉप लॉस दो। इससे पहले आपका 43800 था। ये स्टॉप लॉसेज, ये टारगेट हम सुबह के शो में भी आपके सामने डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि आप जो अगर सुबह का शो भी देखते हो और क्लोजिंग का शो भी देखते हो तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से मिल जाता होगा, कम से कम इंडाइसिस का तो बहुत ही अच्छे से। दूसरी बात, आज आप एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे हैं तो वो भी ठीक है। हालांकि सुबह करीब डिक्लाइन से 150 से 200 शेयर्स, यानी कि आज का लेसन इसमें से एक और निकल के आता है कि इंडिया विक्स को थोड़ा और ड्रॉप करना पड़ेगा, कैश के स्टॉक्स को और आगे आना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ वेटेज वाले शेयर इंडेक्स को मैनेज कर देंगे और अंडे जिसे कहते हैं ना कारपेट के नीचे वाले शेयर्स वो सामने नहीं आ पाएंगे। कई सारे लोगों को आज फील हो रहा होगा कि आज बाजार तो चला लेकिन मेरा शेयर उतना नहीं चला जितना आज मार्केट चल गया। इसकी बड़ी वजह है कुछ हद तक फंसे हुए IT कंपनीज जो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, थोड़ा मेटल्स का, थोड़ा बैंक का योगदान है, तो इन सबके कॉम्बिनेशन से हुआ है।
तो इसलिए एडवांस डिक्लाइन उतना फेवरेबल नहीं है। तो डिक्लाइंस कम से कम 200-300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक और चीज़, आज छोटे मझोले शेयर्स में भी कोई कमी नहीं है। मनापुरम अपने नंबर्स पे चला, वेल्सपन इंडिया चला, आज सुबह हमारे एक्सपर्ट ने भी एक दिया था। तो स्पेसिफिक हो जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक। कई बार एक महीने का पैसा एक दिन में भी आ जाता है। MCX ने तो 6 महीने में ही आपको इतना पैसा दे दिया, वो डबल ही हो गया, मई से लेकर अब तक डबल हो चुका है। स्पेसिफिक शेयर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आज कुल मिला के दिन अच्छा गया है बाजार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज हम मैच जीत जाते हैं तो और भी अच्छा होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर कोई बात नहीं भी होता तो कम से कम आप ग्लोबल मार्केट्स की हेल्प से अपने ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को अच्छे से सुनहरे से तरीके से अपने आप कर सकते हैं। सुदीप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला। नितलेश जी, थैंक यू वेरी मच। कपिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया और अच्छे से हमको गाइड किया कि किसको BTST करना और किसको नहीं करना। अब हमारा काम तो ख़त्म हो रहा है, सुबह से बैठे हैं आपके साथ ही। अब हमको थोड़ा इजाज़त दे सकते हैं, मेरे को और अभिषेक को, लेकिन आगे की पतवार चलाने के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं। आज हम तो टी-शर्ट में, मनीष जी आप कोट में, आपने आपको मीटिंग में गाइड किया था नहीं टी-शर्ट में आना, आप कोट में आ गए। डिम्पी, मैंने शो जो है टी-शर्ट में ही किया था दिन भर, लेकिन चूंकि कल की तैयारी की बात हो गई तो इसमें कल कुछ बातें कल की भी होंगी और मैच तो रात को खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये फैसला लिया है कि चलो ये सब शो जो है शर्ट में किया जाए। और जहाँ तक पतवार चलाने की बात है तो चलिए ठीक है, यहाँ से शो तो हम चलाएंगे इंटरनेट स्वदेश पे, लेकिन आपके लिए बेहतर है और ख़ासतौर पे अभिषेक के लिए कि अब उनको मौका मिलेगा, घर पे जाएंगे और सुकून से बैठ के जो है मैच का आनंद लेंगे। सुबह से ही लगातार मैच के बारे में बता रहे हैं और समझा रहे हैं। अभिषेक, ये तो अच्छी बात है ना? नहीं मनीष जी, हम थोड़े देर से निकलेंगे, थोड़ा मैच अभी देखेंगे उसके बाद निकलेंगे। अच्छा, भारत की पूरी बल्लेबाजी देख के निकलेंगे, ये भी सही है। तो निश्चित मैच अभी जिस जंक्चर पे खड़ा है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग चल रही है, तो थोड़ा सा उसका लुत्फ उठाएंगे। लेकिन आप कल की तैयारी करवाइए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे।